मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का फुल कॉन्सेप्ट वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई का जो ये डायग्राम है, इसमें लगभग वो सभी मेन पार्ट्स बता दिए गए हैं जो क्लास 10th के सिलेबस को कंक्लूड करते हैं। क्लास 10th के सिलेबस में आ रहे हैं जो टॉपिक, जैसे सबसे बाहर वाला पार्ट है आपका ये कॉर्निया, फिर आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के बीच में है आपका एक्वस ह्यूमर, ये कह सकते हैं फ्लूइड है जो उसमें भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आइरिस, उसके बाद ये प्यूपिल, देन क्रिस्टलाइन लेंस और लेंस को होल्ड करने के लिए सिलियरी मसल्स। पीछे एक स्क्रीन है जिसे हम रेटिना कहते हैं, और फिर ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसे वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डिंग क्लास है तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको समझाया जाए रादर देन कि लिख के बताया जाए। आप ऑडियो सुन के खुद भी नोट्स बना सकते हैं और आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप पढ़ने का शौक है तो अच्छी बात है। कॉर्निया सबसे आउटर ईयर का, हमारे फ्रंट आई का सबसे आउटर वाला पार्ट है, जहां से जो भी लाइट एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू ही जाती है। तो कॉर्निया लाइट का रिफ्रैक्शन करता है। लाइट को आइस के अंदर एंटर करते समय लाइट का रिफ्रैक्शन कॉर्निया से होता है। तो कॉर्निया कहाँ है और उसका क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए, लाइट का रिफ्रैक्शन। उसके बाद में अगला पार्ट आता है एक्वस ह्यूमर का। एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर, ये जो दोनों हैं ये प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन के लिए होते हैं, आइस को न्यूट्रिशन देने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, प्यूपिल को छोटा बड़ा करता है। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मतलब जैसे एकदम से आंखों के सामने तेज रोशनी आ जाती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, आइरिस उसको छोटा कर देता है, तो लाइट कम जाएगी क्योंकि उससे हार्मफुल है, आंखों के लिए नुकसानदायक है। तो हम अगर अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां पर धीरे धीरे जो हमारा प्यूपिल है उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो फिर स्टार्टिंग में तो हमें अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो ये एकदम से उजाले से अंधेरे में जा रहे हो तो इस तरह से धीरे धीरे दिखता है, वो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। और अंधेरे से अगर उजाले में आ जाओ तो फिर आपका एकदम से नहीं दिखाई देगा आपको ब्राइट लाइट में अगर आते हो, लेकिन धीरे धीरे फिर दिखने लगेगा क्योंकि प्यूपिल अपना साइज छोटा कर लेगा। नहीं, ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, डिम लाइट में साइज बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर सके डिम लाइट में जो भी वहां अवेलेबल हो, और थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगता है। फिर प्यूपिल के बाद आता है आपका लेंस, आई लेंस। लेंस का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट जो आंखों के सामने है उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाना, वो भी रेटिना पर। रियल और इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर बनाता है लेंस। फिर उसके बाद आता है सिलियरी मसल्स, जो लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है जिसने। सिलियरी मसल्स का काम है लेंस को मोटा और पतला करना, जिससे उसकी फोकल लेंथ और कर्वेचर में चेंज आता है। पास को देखने में और दूर को देखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मान लो आपको रीडिंग करनी है तो ये लेंस मोटा हो जाएगा, इसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा और रीड कर सकते हैं आराम से, पास की चीजों को आराम से देख सकते हैं। जब दूर देखना होता है तो ये लेंस पतला हो जाता है सिलियरी मसल्स की हेल्प से, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और फिर दूर की चीजें हमें क्लियरली विजिबल होती है, दिखाई देती है। तो इस तरह से सिलियरी मसल्स पास में और दूर में देखने में हमारी हेल्प करता है, लेंस को मोटा और पतला करके, उसकी थिकनेस को कम या ज्यादा करके, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम या ज्यादा करके, फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करके। फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो दूर का दिखाई देगा, फोकल लेंथ कम होगी तो पास का दिखाई देगा। यानी फोकल लेंथ कम होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो गया और पास में देख सकते हैं। उसके बाद रेटिना आता है बच्चों। रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हो, रोड्स और कोन्स। रोड्स जो होते हैं डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्लास 8 में है, तो इसका मतलब है कि क्लास 8 और कोन्स, रोड्स और कोन्स। तो क्लास 8 का कंटेंट क्लास 10 में पूछा जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। 11th वाला 10th में नहीं पूछ सकते हैं, बट 8th वाला 10th में पूछ सकते हैं। तो रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं
रोड्स और कॉन्स के रूप में। कॉन्स जो होते हैं ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी हम सब में कॉन्स ज्यादा होते हैं, हम लोग ब्राइट लाइट में देख सकते हैं। लेकिन आउल जैसे एनिमल जो रात में अंधेरे में देख लेते हैं तो उनके आंखों में रोड्स ज्यादा होते हैं, वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं और वो डार्क में देख पाते हैं। अच्छा, अब रेटिना पे जब ये इमेज बनती है लेंस के जरिए, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो ये इलेक्ट्रिकल, ये रोड्स एंड कॉन्स यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए, यहाँ एक ऑप्टिक नर्व का आपका पूरा एक थ्रेड होगा, ऑप्टिक नर्व के जरिए ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। फिर ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को देखता है, उसको सीधा करके, क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है, वो सीधा करके देखता है। तो देखने का काम जो है वो हमारा ये ब्रेन करता है ऑप्टिक नर्व के जरिए, जब उस पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आप कर चुके हो, सुनने का, देखने का, सूंघने का, है ना, ये सारी चीजें ब्रेन के 4 ब्रेन पार्ट से कंट्रोल होती है। तो ये ऑप्टिक नर्व के जरिए मैसेज वहां तक जाएगा। ये है आपके ह्यूमन आई की वर्किंग, इसके पार्ट्स के नाम और इसकी वर्किंग। इसके बाद अगला टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो, इससे पहले एनसीईआरटी में मैंने देखा था एक चीज और था इस टॉपिक के बाद, कि आई के हर एक पार्ट, चाहे वो कॉर्निया हो, चाहे प्यूपिल हो, चाहे लेंस हो, चाहे एक्वस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर, रेटिना, सिलियरी मसल्स, सब इंपॉर्टेंट है। उसमें से किसी एक में भी अगर डैमेज होगा, नुकसान होगा फिजिकली या किसी डिजीज से, तो पूरा जो आई की विजिबिलिटी है वो प्रभावित होगी, देखना मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको अलग स्लाइड में जिक्र नहीं किया, यहाँ डिस्कस कर लिया कि जो भी पार्ट है सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक है बच्चों पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये आई लेंस की जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ। अभी हम जिक्र आपसे कर रहे थे सिलियरी मसल्स का, कि पास में देखना होता है तो आई लेंस जो है पतला हो जाता है, दूर देखना होता है आई लेंस मोटा हो जाता है। तो इसी एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन या पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब हाउ टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है अभी सिलियरी मसल्स के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे हाउ टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, आई लेंस फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, इसके कर्वेचर को सिलियरी मसल्स के जरिए कम ज्यादा किया जा सकता है, और ये जो कर्वेचर में चेंज आएगा उससे उसका फोकल लेंथ चेंज होगा, और फोकल लेंथ चेंज होगा तो आपको पता है कि दूर में देखने के लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, पास में देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। इसी का यहाँ पे जिक्र कर रखा है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन, और मतलब कि दूर देखने के टाइम पर मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, सिलियरी मसल्स, लेंस पतला हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और हम दूर की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। ये ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है। और जब आपको पास में देखना होता है, रीडिंग करनी होती है, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी फोकल लेंथ कम हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा और हम पास की चीजों को क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ कई बार कंफ्यूजन होती है, पास में देखते समय मसल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और दूर में देखते समय मसल्स क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। बाकी चीजें आपको पहले से बता दी गई, वो याद रहेंगी। उसके बाद नियर पॉइंट ऑफ आई, हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस, नियर पॉइंट का मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर कोई ऑब्जेक्ट, हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट को बिना किसी स्ट्रेस के क्लियरली डिस्टिंक्टली देख सकती है, उसे नियर पॉइंट कहते हैं। हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट आपको पता है, यंग हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये नियर पॉइंट है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट ऑफ एन आई, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हमारी आंखें देख सकती है, तो यह किसी भी नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता है। The farthest point up to which the eye can see object clearly is called far point of the eye. It is infinity for a normal eye. Range, कई बार बच्चों से ऐसे, मतलब नियर पॉइंट पता है, फार पॉइंट पता है, रेंज पूछ ले, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अरे रेंज वहीं से बना है, 25 से लेके इन्फिनिटी, ये है ह्यूमन आई की रेंज ऑफ विजन, तो ये वहीं से बना है, घुमा के पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो रेंज ऑफ ह्यूमन विजन जो है
किसी नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक है, मतलब हम 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट है और जो फार पॉइंट इन्फिनिटी, इसी को रेंज कहेंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन विजन पूछा हुआ है, क्लास 9 में था ऑडिबल साउंड का रेंज क्या है, जैसे वहां पे था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, वैसे ये भी है, विजन का भी है 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक, ये रेंज ऑफ ह्यूमन विजन है नॉर्मल आई के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आंखों के लेंस पर क्लाउडी डिपोजिशन हो जाता है, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। ये अक्सर ओल्ड एज में यानी ज्यादा एज हो और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोगों की आंखों पे जमा हो जाता है। इसको हम एक कैटरैक्ट की सर्जरी के जरिए दोबारा से विजन को रिस्टोर किया जा सकता है। मोतियाबिंद का बहुत सिंपल सा सर्जरी होता है कैटरैक्ट का, और विजन दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। Sometimes the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition cataract, this causes partial और complete loss of vision. कई बार पार्शियल कई बार कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, लेकिन इसे सिंपल कैटरैक्ट की सर्जरी से रिस्टोर किया जा सकता है। अब सब अभी आंखें चल रही हैं, आंखों पे बातें हो रही हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ हैविंग टू आई। हमारे पास दो आंखें हैं, इसका क्या एडवांटेज है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो बड़े, दो आंखों का एक फायदा है, एक आंखों से 150 डिग्री का एंगल दिखता है, अगर दो आंखें होती है तो 180 डिग्री, ऑलमोस्ट लगभग 180 डिग्री तक विजन वाइड जो है बढ़ जाता है विजन उसका। तो एक एडवांटेज तो हो गया 180 डिग्री का, लगभग हो जाता है उसका विजन। दूसरा, दो आंखों की वजह से हम फेंट ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दो आंखों से ज्यादा रोशनी जाती है। तो फेंट और एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स एनहांस विद 2 डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ 1। मतलब अगर एक आंख एक डिटेक्टर है, अब 2 डिटेक्टर हैं तो ज्यादा अच्छे से उससे हम फेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, बहुत जो कम रोशनी में है, दो आंखों से। तीसरा, कुछ एनिमल के पास दो आंखें हैं तो उनको फायदा मिलता है, साइड में होती हैं, वो अपने पीछे वाले दुश्मनों को भी देख लेते हैं, तो वो उनको दो आंखों का एडवांटेज मिल रहा है कि वो विजन उनका चारों तरफ हो गया लगभग। और चौथा, इंसानों का, हमारी दो आंखें एकदम सामने है, साइड में नहीं है, तो हमारी दो आंखें एकदम फ्रंट हेड की तरफ है, उसका क्या एडवांटेज है, उसके लिए एक वर्ड है स्टीरियोप्सिस, यानी दोनों आंखों में कुछ सेंटीमीटर का गैप होता है, और हम दोनों आंखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो हमारे ब्रेन के पास इमेज जाती है, दो जाती है, तो हमारा ब्रेन जो है ना उन दोनों इमेज को कंपाइल करके एक इमेज के रूप में देखता है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि हमें चीजें 3D में नजर आती हैं, यानी डिस्टेंस का अंदाजा लग जाता है। ये जो स्टीरियोप्सिस का मतलब यही है कि जिससे हम डिस्टेंस का अंदाजा लग जाता है, दो आंखें और उनके बीच में कुछ सेंटीमीटर का गैप, यानी दो इमेज आएंगी ब्रेन में, दो इमेज जाएंगे, लेकिन ब्रेन उन दोनों इमेज को कंपाइल करके एक इमेज के रूप में देखता है। तो उससे ब्रेन को सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो सकता है, उसकी गहराई का, उसकी दूरी का अंदाजा लग जाता है। ये भी दो आंखों के होने का फायदा है। Our two eyes are positioned on the front of our heads and it thus reduces our field of view. हाँ, इससे नुकसान तो होता है, फील्ड ऑफ व्यू तो रिड्यूस होता ही है, क्योंकि जैसे कुछ जानवर है जो पीछे देख लेते हैं, हम पीछे नहीं देख सकते, 180 तक ही जा रहे हैं, अगर साइड में जाते तो शायद और बढ़ जाता, 300 डिग्री तक पहुंच जाता, 150 इससे और 150 इससे, अगर यहाँ पे होते, कान की जगह आंखें होते तो। बट इसका फायदा भी होता है। फायदा क्या है, इन फेवर व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस का मतलब हुआ गया कि डिस्टेंस का, 3D चीजें नजर आती है हमको, डिस्टेंस का अंदाजा लग जाता है सामने कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। ये एडवांटेज है बच्चों दो आंखों के होने का। अब आंखों के डिफेक्ट की बात करते हैं। 3 तरह के डिफेक्ट हमें यहाँ उसके करेक्शन को, उसकी कॉजेस को पढ़ना है। मायोपिया या नियर साइटेडनेस, डिटेल में अभी जानेंगे। आपका हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस और प्रेसबायोपिया, ये 3 तरह के डिफेक्ट हैं। एक एक करके इनके समस्याओं को समझ लेते हैं। जो मायोपिया है बच्चों, से नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, मतलब इसमें नियर का ही दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता क्लियरली। तो जो किसी इंसान की नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन इसमें फार पॉइंट इन्फिनिटी से आंखों के पास आ जाता है। ये जो पहला वाला इमेज है एक्चुअल में ये फार पॉइंट दिखा रहा है, फार पॉइंट इन्फिनिटी होना चाहिए, और इन्फिनिटी की जगह वो आंखों के 1-2 मीटर, कुछ मीटर दूरी पे आ जाता है।
तो पहले आप यहाँ डिस्कस करते हैं, फिर फिगर इंपॉर्टेंट है। A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distant object distinctly, यानी पास का दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इसका जो नियर पॉइंट है, फार पॉइंट है, वो इन्फिनिटी से पास आ जाता है। द पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ना होके पास में आ गया, 1-2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर पे आ गया। ऐसे पर्सन को दूर की चीजें यानी कुछ मीटर तक ही दिखाई देती हैं, फ्यू मीटर तक। और जो मायोपिक आई होती है उसमें जो दूर वाली इमेज होती है, ये वाला देखो, यहाँ पास वाली है, इन्फिनिटी ना होके कुछ मीटर पे जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो तो उसे दिखाई दे रहा है, रेटिना पे इमेज जा रही है। लेकिन इन्फिनिटी से जो कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट आ रही है तो वो रेटिना के सामने इमेज यहाँ बन रही है, रेटिना पे बनने की बजाय सामने बन रहा है। रेटिना पे बनेगा तो दिखाई देगा, रेटिना के सामने बनेगा तो नहीं दिखाई देगा। तो ये प्रॉब्लम होती है कि जो ऑब्जेक्ट फार है, इन्फिनिटी पर है या ज्यादा दूर है उसके फार पॉइंट से, तो उसकी इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना के सामने बनती है। यानी पर्सन का जो फार पॉइंट है वो नजदीक आ गया है, इन्फिनिटी पे ना होके कुछ मीटर पर आ गया है मायोपिक आई में। अब इसके कॉज को समझते हैं। इसके कॉज का कोई एक कारण हो सकता है इनमें एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाए या आई बॉल इलोंगेट हो जाए। लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाए या आई बॉल इलोंगेट हो जाए, मायोपिक आई का ये कॉज है। सब नेचुरल तरीके से हो सकता है ये, इसलिए इसमें कुछ किसी का वो नहीं। करेक्शन कैसे करेंगे? मायोपिक आई का जो करेक्शन है उसके लिए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके इसको करेक्ट किया जा सकता है, सुटेबल पावर का, वो आप चेक करके बता सकते हैं। ये आप ऑप्टिशियन करेगा इस काम को। ये इमेज इंपॉर्टेंट है, देखो यह इमेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नियर पॉइंट देखो, ये कुछ मीटर दूरी पे जो पहले था उसका, वो उसकी भी इमेज अब रेटिना पर आ गई, और इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है उसकी इमेज भी रेटिना पर ही आ रही है इस कॉनकेव लेंस को लगाने के बाद। इससे पहले प्रॉब्लम ये थी, आप यहाँ देखिए, इन्फिनिटी वाली जो रेज आ रही थी वो रेटिना के सामने आके मीट कर रही थी, यानी इमेज रेटिना के सामने बन रहा था। हाँ, नियर जो इन्फिनिटी की जगह कुछ मीटर दूरी पे है वो दिखाई दे रहा था। तो इसी को तो इसीलिए कहते हैं नियर साइटेडनेस, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता मायोपिया में। करेक्शन कर दिया कॉनकेव लेंस को लगाकर। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस। यहाँ दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा, रीडिंग प्रॉब्लम, इसे कह सकते हैं रीडिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी उसी के अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया में, जो मायोपिया में जो प्रॉब्लम थी। जैसे यहाँ पे पर्सन, इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी पास का नहीं दिखाई देता, दूर का ही दिखाई देता है। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो साफ दिखाई देता है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को वो स्पष्ट नहीं देख पाता या रीड नहीं कर पाता, उसे दूर करना पड़ता है। कुछ लोगों मैंने देखा नोट गिनते समय वो दूर करके देखते हैं, हम तो नॉर्मल ऐसे गिनेंगे, वो दूर से देख के कहेंगे हाँ ये सही है नोट। तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है इनको हाइपरमेट्रोपिया की, पास में दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट उनको। नियर पॉइंट ऑफ आई जो है, आंखों का जो नियर पॉइंट है, जो कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए किसी भी हेल्दी आई के लिए, उससे वो दूर हो जाता है। 25 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर पे चला गया, 50 सेंटीमीटर पे चला गया, तो इसलिए उसे पास का दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह की देखो यहाँ इमेज देखो, यहाँ नियर पॉइंट इसका यहाँ होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, ये है, ये यहाँ से खिसक के यहाँ चला गया है, यानी 50 सेंटीमीटर पे या कुछ और डिस्टेंस पे चला गया है। और दूर यानी यहाँ वाला तो दिखा इमेज बन रही है यहाँ पर, लेकिन जो नियर से लाइट आ रही है उसकी इमेज रेटिना के पीछे जाके बन रही है। इमेज से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज काफी हेल्पफुल है। 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, और 25 से दूर जो है वो उसकी रेटिना बन रही है, यानी उसका नियर पॉइंट जो है पीछे चला गया है हाइपरमेट्रोपिक आई का। ठीक है भाई। और कॉज उल्टा है, वहां पे कर्वेचर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है या आई बॉल छोटा हो जाएगा। वहां कर्वेचर इंक्रीज हो रहा था मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिक फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, और फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा, और आई बॉल स्मॉल हो सकता है। करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस लगा के करिए। हाइपरमेट्रोपिया
हाइपरमेट्रोपिया में जो करेक्शन है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाकर इसको करेक्ट किया जा सकता है। आई ग्लासेस का भी इस्तेमाल करके इसे करेक्ट किया जा सकता है सुटेबल पावर का। अब यहाँ पर जो लेंस लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस, नियर पॉइंट की भी इमेज वहीं पे जा रही है और फार पॉइंट या दूर की भी इमेज वहीं पर जा रही है रेटिना पर। कुल मिलाकर इमेज रेटिना पर बननी चाहिए। प्रेस बायोपिया, जैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, उम्र के साथ सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, तो इससे पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कम ज्यादा करने की, जो लेंस को मोटा और पतला करने की क्षमता है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ज्यादातर लोगों में नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, यानी नियर पॉइंट ही दूर हो जाता है, नियर का दिखाई नहीं देता। प्रेस बायोपिया में they find it difficult to see a nearby object comfortably and distinctly without corrective lens, और this defect is called press myopia। तो प्रेस बायोपिया का कारण सिलियरी मसल्स एज के साथ उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए वो उनका जो नियर पॉइंट है थोड़ा दूर हो जाता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते हैं, उसके लिए उन्हें करेक्टिव ग्लासेस लगाना पड़ता है। इस डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। कॉजेस क्या हो सकता है, वही है कॉज सिलियरी मसल्स का जो वीकनिंग या डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाना, क्योंकि सिलियरी मसल्स और आई लेंस दोनों में होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। सिलियरी मसल्स का वीकनिंग और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी में डिक्रीज होता है, तो ये प्रॉब्लम प्रेस बायोपिया आती है, प्रेस बायोपिया की। कभी कभी कुछ लोगों में दोनों तरह की प्रॉब्लम रहती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों। ऐसे लोगों को बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है, चश्मा जो उनका होता है, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसमें दोनों लेंस होते हैं, ऊपर की तरफ कॉनकेव और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स जनरली, जिससे वो पढ़ने के लिए पास में देखने के लिए नीचे वाले लेंस का इस्तेमाल करेंगे, दूर देखने के लिए सामने बड़े वाले ऊपर वाले लेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगे होते हैं, वो दोनों का इससे देख सकते हैं, नीचे कॉन्वेक्स होगा ऊपर कॉनकेव होगा। सम फैक्ट एंड फिगर अबाउट आईज, जो आंखों के बारे में, एक्चुअली ये आंखों के बारे में फिगर क्या है, उन लोगों के बारे में जिनके पास आंखें नहीं है। ये फिगर आईज के नहीं, आईज जिन लोगों के पास नहीं है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा टाइप करना, ब्लाइंड पीपल के बारे में फैक्ट लिखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ फैक्ट एंड फिगर्स फॉर आईज। जो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें हमारी डेथ के बाद भी जिंदा रहती है। अगर हम अपनी आंखों को दान कर दें तो वो लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकती है, लेकिन डेथ के बाद ही दान करना होता है। कई लोग सोचते दान कैसे करते, सर हम कैसे देखेंगे? इसके लिए प्रॉपर मेथड होता है, आपको इन एडवांस एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है आई डोनेशन का, और वो उसके बारे में जानकारी आपकी फैमिली रिलेशंस को पता होती है। आई डोनेट करने का आपने फॉर्म भर रखा है, तो वो इन्फॉर्म करते हैं आगे आपकी डेथ के बाद। जिंदा रहते हुए किसी को आंख आई डोनेट करने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों। About 35 million in the developing world are blind and most of them can be cured। 35 मिलियन लोग जो डेवलपिंग वर्ल्ड में है वो ब्लाइंड है, उसमें ज्यादातर को ठीक किया जाता है, और 4.5 मिलियन लोगों को तो कॉर्निया की प्रॉब्लम है, जिन्हें आराम से कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन से डोनेट आईज से ठीक किया जा सकता है। और उस 4.5 मिलियन में भी 60% बच्चे हैं जो कि 12 की एज से कम वाले हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है वो बच्चे, उनको ठीक किया जा सकता है। इसलिए अगर भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं तो क्यों ना हम इसे आगे पास करें आई डोनेशन के बारे में सोचकर। अब आई डोनेशन के टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है, व्हाट वी हैव टू बी कीप इन माइंड व्हेन आईज हैव टू बी डोनेटेड। आई डोनर कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का, किसी भी सेक्स का, मेल फीमेल और कुछ भी एज हो सकता है उसका। जो आदमी चश्मा पहनता है, जिसका कैटरेक्ट की सर्जरी हो सकती है, वो भी आंख दान कर सकता है। जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा की प्रॉब्लम से है, या उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कम्युनिकेबल हो, वो भी आई डोनेट कर सकता है। बीमारी कम्युनिकेबल वाली नहीं होनी चाहिए, फैलने वाली नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आई को डोनेट करने के लिए डेथ के 4 से 6 घंटे के अंदर आई को रिमूव करना जरूरी होता है, 4 से 6 घंटे के अंदर। इसलिए नियरेस्ट आई बैंक को फोन करना पड़ता है, आई बैंक की टीम आएगी, वो आपके घर या हॉस्पिटल जहां भी आप उसे बुलाओगे, जहां भी होगा वो पर्सन की बॉडी, वहां पहुंच जाएगी। 10 से 15 मिनट लेगी आंखों को निकालने में, और बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता, यानी किसी तरह का उसमें ज्यादा वैसे विकार वाली चीज नहीं होती कि काट छाट करेंगे।
बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, 10-15 मिनट में ठीक हो जाता है। और अब क्या ध्यान रखना है, कौन से लोग हैं जो आई डोनेट नहीं कर सकते हैं? तो वो जिनको कम्युनिकेबल डिजीज है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी या सी है, रेबीज है, एक्यूट ल्यूकेमिया है, टेटनस है, कॉलेरा है, मेनिंगिटिस है, एनसिफिलिटिस है, यानी सारी बीमारियां कम्युनिकेबल है, फैलने वाली बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों से संक्रमित व्यक्ति, इन बीमारियों से जो पर्सन है पहले से ही, वो आंख दान नहीं कर सकता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगर वो कर भी देता है, तो ऐसा नहीं वो यूज हो जाएगी आंखें। जब आंखें ली जाएंगी, जब वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आई बैंक की टीम उसको इवेलुएट करेगी। मतलब डॉक्टर जो है आई को कलेक्ट करने के बाद आई बैंक में इवेलुएट करेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आंखों को। जो आंखें डोनेट हुई हैं उसका पूरा मेडिकल स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड से वो इवेलुएट होंगी, पता लगा जाएगा वो पूरी तरह से फिट है या नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए है यूजफुल या नहीं है। अगर उसमें कोई बीमारी पाई गई, ट्रांसप्लांटेशन के लिए अनफिट है, तो उसे कोचिंग के लिए, मतलब एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च के लिए भेज दिया जाएगा कॉलेजेस में। अगर आंखें जो डोनेट करके मिली हैं वो फिट हैं, तो वो ट्रांसप्लांट हो जाएंगी, और उसमें डोनर और रेसिपिएंट दोनों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, दोनों के बारे में बताया नहीं जाता किसकी आंखें किसको लगी। नहीं पता लगा उसके घर वाले आगे से झगड़ा करें, हमारे पिताजी आंखों देख रहा है, हम पे चौड़ा हो रहा है। इसलिए डोनर और रिसीवर दोनों के नाम को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। और 1 पेयर ऑफ आई गिव्स विजन अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल, मतलब एक पेयर आई, एक आदमी 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी कर सकता है मैक्सिमम, यानी अप टू बोला हुआ है, तो वो अलग तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड की बात होगी। आप आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आंखों की बात पूरी होगी, यानी आधा चैप्टर हो गया, ह्यूमन आई हो गया, अब कलरफुल वर्ल्ड पे पहुंच रहे हैं। तो यहां पर बच्चों सामने प्रिज्म है, ये डिस्कस कर लेते हैं आपसे। प्रिज्म के लाइट रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हमें समझना है। देखिए यहां पर ये PQ एक, ये जो लाइन है ये आपकी इंसिडेंट रे है जो प्रिज्म में एंटर कर रही है, और फिर ये यहां जब एंटर करती है मुड़ जाती है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई EF, और फिर ये रे ऑफ लाइट बाहर आ रही है, ये एमरजेंट रे हो गई। तो यहां देखो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे को पास होना था इस वाले, लेकिन वो रिफ्रैक्ट हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। रेयर मीडियम एयर से वो ग्लास में जा रहा है तो बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, तो ये नॉर्मल है N एंड S, इसके साथ जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये बाहर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल I। और ये जो इमरजेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इमरजेंस है E। और इमरजेंट रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाएं हम, और इंसिडेंट रे को आगे की ओर बढ़ाएं, तो वो दोनों जहां मीट करती है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है D। तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन काफी इंपॉर्टेंट होता है समझना, कि लाइट कितना बैंड हुई है, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बैंड हुई है। तो एंगल ऑफ डेविएशन दो बातों पर, कम से कम 2 बातों यहाँ जरूर डिपेंड करता है, एक मीडियम पर, किस मीडियम से किस मीडियम में वो लाइट एंटर कर रही है, और ये जो प्रिज्म है उसका ये प्रिज्म एंगल जो है, एंगल A भी कहते हैं इसको, उस पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमरजेंट रे। तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल, ये सारी चीजें इस एक्टिविटी में कंक्लूड हो रही है। इसके बाद बच्चों डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सन क्या होता है, जब ग्लास प्रिज्म जो हमने पीछे देखा, जब लाइट एंटर करेगी तो वो
डेविएट होगी, मुड़ेगी अपने पाथ से। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नॉन एज डिस्पर्सन। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर डिस्पर्सन। डिस्पर्सन यानी अपने ये जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर होते हैं, जिसे हम एक्रोनिम विबग्योर से भी याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सीक्वेंस को याद करने में आपकी हेल्प करेंगे। और जो 7 कलर का जो बैंड है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यहां पर डिस्पर्सन हम देख रहे हैं, डिस्पर्सन की वजह से स्पेक्ट्रम बन रहा है इस प्रिज्म से जब लाइट पास हो रही है। तो पिछली एक्टिविटी को कंटिन्यू किया हुआ है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है। व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो रही है। सबसे कम जो मुड़ती है बच्चों वो रेड, और सबसे ज्यादा जो बैंड होती है वो वायलेट। इसके अलावा सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। इसका एक और मतलब है, रेड की जो लाइट स्पीड है वो ज्यादा होती है ग्लास में, अगर हम कंपेयर करें बाकी कलर से या वायलेट से, इनकी स्पीड कम होती है। तो वेवलेंथ से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि सबसे कम कौन सी बैंड हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सी बैंड हो रही है, और उसमें स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा कलर बनेगा, मिलेगा, दिखेगा, सबसे नीचे कौन सा कलर दिखेगा। तो ये सब इस एक्टिविटी से आप कवर कर सकते हैं क्वेश्चंस को। सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन मुड़ रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ रहा है, ये सारी चीजें बता दी बच्चों। यू कैन रीड हियर पॉज करके। अब सर आइजैक न्यूटन की यहाँ बात हो रही है। इन्होंने प्रयास किया सनलाइट के बारे में पता लगाने का कि सनलाइट में क्या 7 कलर ही होते हैं, जो सनलाइट व्हाइट लाइट है उसमें कितने कलर होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्या, उसका पता लगाने का प्रयास किया। उसी के बारे में डिस्कशन है, उसी का ये इमेज है। सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसे आप खुद रीड के लिए हम समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो लाइट को एंटर करवाया ग्लास प्रिज्म से, तो कई तरह से इन्होंने ग्लास प्रिज्म को लगाने का प्रयास किया, 2 प्रिज्मों को। तो उन्हें लग रहा था 7 कलर ही कंफर्म कर लें, 7 ही है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 7 कलर से ज्यादा तो नहीं मिले उनको व्हाइट लाइट में, सनलाइट में। हाँ, लेकिन जब उन्होंने प्रिज्म को उल्टा करके रखा इस तरह से, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, तो 7 कलर से व्हाइट लाइट वापस दोबारा जरूर बन गई। तो एटलीस्ट ये और कंफर्म हो गया कि इन 7 कलर से व्हाइट लाइट बन रही है। एक प्रिज्म सीधा रखा है, एक उसका उल्टा रख दिया, तो पहले व्हाइट लाइट एंटर करती है, 7 कलर में वो स्प्लिट होती है, फिर जब 7 कलर एंटर करते हैं तो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से प्रैक्टिकली पूरी तरह से वेरीफाइड हो जाता है कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से बना हुआ है सर आइजैक न्यूटन के इस एक्सपेरिमेंट से। इसके बाद बच्चों रेनबो फॉर्मेशन है। रेनबो फॉर्मेशन कितना सुंदर नजारा है वो आप लोग तो देखते रहते हैं। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कैसे बनता है। फिगर डिस्कस करते हैं, अगली स्लाइड में इसके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। देखिए सनलाइट ये एंटर कर रही है इस प्रिज्म के, ये जो रेनबो है बच्चों, बारिश के सीजन में, बारिश के बाद जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और बहुत सारे ड्रॉपलेट मिलके वो बड़ा प्रिज्म बन जाते हैं। तो ये रेनबो जो है सनलाइट, यानी जब बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, धूप आती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन बनता है। ये ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म का काम करती हैं, और यहाँ कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं ये देख लेते हैं। सनलाइट एंटर करेगा तो सबसे पहले इसका रिफ्रैक्शन होगा, यानी उस ड्रॉपलेट के अंदर लाइट एंटर करेगा तो जैसे प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है, मुड़ रही थी लाइट, तो रिफ्रैक्शन होगा, साथ में डिस्पर्सन भी होगा, यानी 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर एंगल से, यानी क्रिटिकल एंगल से इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये लाइट यहां से वापस टकरा, यानी प्रिज्म ड्रॉपलेट से बाहर नहीं हो रही है, बाहर भी होना चाहिए, इसे हर सिचुएशन बाहर नहीं होती, जब किसी पर्टिकुलर एंगल से ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पे वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर कांच के ग्लास से लाइट जाएगी तो पार हो जाएगी, लेकिन यहां ड्रॉपलेट में किसी पर्टिकुलर एंगल से, क्रिटिकल एंगल से इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद वापस बाहर आएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। यानी टोटल इवेंट नोट कर लीजिए, पहले एंटर करा तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, फिर क्रिटिकल एंगल पे इंटरनल रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस पे, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वापस रिफ्रैक्शन, यानी मुड़कर आंखों तक आएगी,
ऑब्जर्वर तक आएगी और उसे 7 रंग दिखाई देंगे जो रेनबो बनते हैं। इसी को हम अगली स्लाइड में लाइन वाइज समझा रखा है। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो आकाश में बारिश के बाद दिखाई देता है। इसमें लाइट का डिस्पर्सन होता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन बनता है। वाटर ड्रॉपलेट एक स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, वो लाइट को रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स करते हैं जब सनलाइट आती है, जो पीछे मैंने बताया आपको। उसके बाद उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा किसी क्रिटिकल एंगल पर, उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर वापस आएगी और फिर वो हमें 7 रंग दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, वो उधर मैंने आपको एक्सप्लेन किया फिगर से। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जो रिफ्रैक्शन आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बेंडिंग ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नॉट ए रिफ्रैक्शन। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जो एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। और एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? एटमॉस्फेयर में जो कंडीशंस है ना वो लगातार चेंज होती रहती है, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है, उसी के वजह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। उसी तरह के रिफ्रैक्शन को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एटमॉस्फेयर में बदलती हुई कंडीशन के कारण जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको कुछ मना नहीं किया है पर सुन पहले लीजिए। जैसे आप सर्दियों में अंगीठी से हाथ सेकते हैं तो वो जो गर्म एयर ऊपर, अंगीठी जब जलती है तो उसके ऊपर की एयर गर्म होती है, वो गर्म एयर ऊपर की ओर राइज करती है और साइड से ठंडी हवाएं आती है उसके ऊपर। तो अगर हम अंगीठी के उस तरफ सामने देखें तो उधर से जो कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन है उसकी इमेज थोड़ा ब्लर्ड हो जाती है, फ्लिकरिंग क्रिएट होती है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, जो मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ये यहाँ पे इसी का जिक्र कर रखा है, जो मतलब एटमॉस्फेयर में आप स्मॉल स्केल पे हो रहा है, जिसे आप देख सकते हो। अंगीठी के इस तरफ, कभी पार्टी में गए हो, तंदूर वाले को देखा होगा आपने, उस तरफ और इस तरफ देखो तो हल्का सा एक ब्लरिंग इमेज क्रिएट होता है। तो वो जो ब्लरिंग इमेज क्रिएट हो रहा है वो दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एट ए स्मॉल स्केल दैट यू कैन ऑब्जर्व। इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैसे होता है वहां पे पहले फिगर, बाद में इसका डिस्क्रिप्शन इन द लाइंस। देखो यहाँ पर स्टार जो है ये अपनी मे बी ये स्लाइड इधर इमेज ब्लर हो रहा हो, वो फेड हो जाता है कई बार रिकॉर्डिंग में, तो मैं अलग से बना देता हूँ। मान लो ये स्टार है जिसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ये लाइट ऐसे आनी चाहिए, बट एटमॉस्फेयर की कंडीशन लगातार चेंज होती रहती है। पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों का ट्रैफिक हो रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तमाम चीजें वो चेंज हो रही है एटमॉस्फेयर में, गर्मी सर्दी, उससे सारी कंडीशन बदलती है। तो उस कंडीशन के बदलने की वजह से ये जो रिफ्रैक्शन है ना, इसका एंगल, कभी ये रिफ्रैक्शन हल्का सा बैंड हो गया, मान लो ये रिफ्रैक्शन ऐसे ना आने की जगह थोड़ा ऐसे हो गया, बैंड हो गया, तो इमेज यहां बन जाएगी। इसे हम कहेंगे स्टार की अपरेंट पोजीशन। और ये रिफ्रैक्शन भी चलो एक बार हो तो वो जो अपरेंट पोजीशन फिक्स हो जाएगी, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। कॉन्स्टेंटली जो रिफ्रैक्शन है वो बदलता रहता है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन बदल रही है इसलिए रिफ्रैक्शन बदल रहा है। और इसलिए जो स्टार की जो अपरेंट पोजीशन है, कभी यहां दिखी, कभी इधर बीच में, तो उसकी जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है, जो कि एक ट्विंकलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। इसका एक और रीजन है स्टार का ट्विंकलिंग इफेक्ट का, चलो ठीक है, एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन तो प्लेनेट में भी होता होगा, फिर स्टार ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। इसी का जिक्र मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कर रखा है आपके साथ, कि ये जो स्टार है ना, क्योंकि बहुत दूर है और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है, तो अगर सिंगल लाइट आ रही है यानी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो उसका जरा भी फ्लिकरिंग महसूस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आपके हाथ में एक टॉर्च है, उस एक टॉर्च को आप बंद करोगे, ऑन करोगे, ऑफ करोगे, समझ में आएगा आपको, सामने वाले को समझ में आएगा हाँ टॉर्च की फ्लिकरिंग हो रही है। लेकिन अगर एक साथ, जैसे स्टेडियम में 100-10-100-50 फ्लड लाइट जलती है एक साथ, उसमें अगर एक बल्ब हल्का सा फ्लिकरिंग कर जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइट पर, कम से कम हमें महसूस नहीं होगा। इसलिए प्लैनेट जो बिग सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, तो उनसे आने वाला जो रिफ्रैक्शन है उसका एवरेज 0 हो जाता है। रिफ्रैक्शन तो उनका भी होगा, जब एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में तो रिफ्रैक्शन होना ही है, पर एवरेज उनका 0 हो जाता है। और प्लैनेट जो स्टार है क्योंकि बहुत दूर है और पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है,
तो इससे आने वाली जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है, विजिबल दिखाई देता है क्योंकि सिंगल लाइट है। तो ये है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीजन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते वो भी बता दिया मैंने आपको कि द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड दस सीन एज ए एक्सटेंडेड सोर्स। और वही है, बहुत सारी ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वी कैन मूव ऑन। उसके बाद एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब कि सनराइज से जो एक्चुअल सनराइज से थोड़ा 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखने लगता है, और डिलेड सनसेट का मतलब होता है सन सेट हो चुका है, होराइजन के नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी 2 मिनट तक वो दिखाई देता है। तो इसका कारण भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। कैसे, लेट्स सी। ये यहां समझते हैं। मान लीजिए अपना ये अर्थ का है और ये होराइजन है, यहां पर सन है, अभी सनराइज हुआ नहीं है, मान लेते हैं यहां पर सन, सूरज चाचू, और ये आए नहीं है, होराइजन है, क्षैतिज रेखा जिसे कहते हैं, लेकिन जो इनसे ये रेज आ रही है, ये वाली मान लो रे आ रही है वाली, तो जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, सन के एटमॉस्फेयर में, तो ये बैंड हो जाती है और इनकी जो इमेज है ना, ये यहां नजर आते हैं। मतलब ये लाइट जो एंटर किया है इसने, ये लाइट मान लो ये आ रहे थे ओरिजिन से, यहां एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये मुड़ जाती है, इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, और इसलिए उनकी जो एक्चुअल पोजीशन से वो ऊपर दिखाई देते हैं। मतलब सन अभी होराइजन के नीचे है, सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले ही दिखने लगा। तो इसका रीजन है जो सन से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्शन हो गया और वो बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ, तो इमेज थोड़ा ऊपर बन गई। तो जो हमें दिख रहा है वो उसकी एपरेंट पोजीशन है, वर्चुअल इमेज है, एक्चुअल सनराइज नहीं है, सनराइज नहीं है वो, ये 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। और डिलेड सनसेट में भी ये होता है, सनसेट हो चुका है, होराइजन के नीचे जा चुका है, लेकिन उससे आने वाली लाइट फिर से बैंड होगी तो उसकी इमेज ऊपर बनेगी, तो हमें लगेगा अभी सनराइज सनसेट नहीं हुआ है, अभी दिख रहा है सूरज। तो ये डिफरेंस लगभग 2 मिनट का रहता है, इसके पीछे भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट सबको एक्सप्लेन कर दिया है, ओनली यू हैव टू रीड हियर। जो सनराइज के समय या सनसेट के समय जो सन फ्लैट नजर आता है उसका कारण भी रिफ्रैक्शन है। सन के ऊपर वाले पार्ट से जो लाइट आती है वो अलग एंगल से मुड़ती है और नीचे वाले पार्ट से अलग एंगल से मुड़ती है, तो सन की जो इमेज है एक फ्लैट इमेज बनती है, उसका रीजन भी यहाँ रिफ्रैक्शन है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, माइन्यूट पार्टिकल्स है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, टकरा के इधर उधर तितर बितर हो जाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When light from sun enter the earth atmosphere, the light gets reflected or scattered. The light spreads in all direction by dust particle, free water molecule and molecule of gases present in the atmosphere. तो ये डस्ट के पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में है, या वाटर के मॉलिक्यूल हैं, या गैस के जो मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जो स्कैटर के बाद जो कलर नजर आएगा वो 2 बातों पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द पार्टिकल जिसके द्वारा स्कैटर्ड हो रहा है। कभी आपको सन रेड नजर आ रहा है, आसमान ब्लू नजर आ रहा है, तो वो 2 बातें आपको यहाँ पे देखनी है। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। वो पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर कर रहा है उसके साइज पर स्कैटरिंग लाइट का कलर डिपेंड करता है। वेरी फाइन पार्टिकल यानी बहुत जो फाइन पार्टिकल है वो ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे, इसकी वेवलेंथ कम होती है। और जो लार्जर पार्टिकल होंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, पूरा व्हाइट ही कर देते हैं। और जैसे दीवार से रोशनी आती है टकरा कर, वो व्हाइट होती है। पहाड़ों से जो रोशनी टकरा के आ रही है वो व्हाइट है, सनलाइट है। तो ये पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है कि वो किस लाइट को स्कैटर कर सकता है। तो फाइन पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में है वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं इजिली। यही बताया लास्ट, इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल लार्ज इनफ
देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट, यानी पहाड़ों से, दीवारों से, छतों से, बिल्डिंग से जो लाइट टकरा के आती है वो हमें वाइट दिखाई देती है क्योंकि पार्टिकल बहुत बड़े हैं। अब टिंडल इफेक्ट, ये तो आप अपने घरों में भी देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट, है ना। जब लाइट की स्कैटरिंग पार्टिकल के जरिए होती है, जैसे आपके घर के किसी छोटे से होल से रोशनी आ रही है सन की, तो वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल थोड़ा साइज में बड़े होते हैं, इसलिए जो लाइट स्कैटर करते हैं वो व्हाइट लाइट को स्कैटर करते हैं, तो हमें लगता है कि कितना यहाँ कितना डस्ट है। तो इस तरह के इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, दिस पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंड पार्टिकल, डस्ट एंड molecules where when beam of light strike such fine particle, path of beam becomes visible, the light reaches us after being reflected diffusely by these particles, the phenomenon scattering of light by the colloidal particle give rise to Tyndall effect। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, कोलाइडल सॉल्यूशन आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, तो ये कोलाइडल, जैसे मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, पानी के वाटर के अंदर इंक डाल दिया वो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो इनके द्वारा जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो टिंडल इफेक्ट, इस तरह के पार्टिकल के द्वारा लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो टिंडल इफेक्ट क्रिएट करती है। तो ये जंगल में भी देख सकते हैं आप कि जंगल के बहुत सारे पेड़ के बीच में जो रोशनी आती है वहां पे आपको वो रोशनी में डस्ट के पार्टिकल नजर आते हैं, ऐसा लगता है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट। व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू? क्लियर स्काई जो होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? ये फिर स्कैटरिंग से रिलेटेड इवेंट है। ये सनलाइट जो आ रही है व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर में 7 रंग है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो हमारा है उसमें जो माइन्यूट पार्टिकल है, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया, वाटर के मॉलिक्यूल, फाइन डस्ट पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, ये बहुत जो फाइन पार्टिकल है ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट यानी ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और ब्लू लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें आसमान नीला नजर आता है। तो क्लियर स्काई ब्लू नजर आता है क्योंकि ब्लू कलर की लाइट का स्कैटरिंग होता है उन फाइन पार्टिकल्स के जरिए जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है ब्लू लाइट से, इसलिए रेड लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती इजिली और ब्लू लाइट की स्कैटरिंग बड़े आराम से हो जाती है, इसलिए स्काई ब्लू नजर आता है बच्चों। The sky appear dark to passenger flying at very high altitude। जो पैसेंजर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहे हैं अपनी फ्लाइट में है उनको आसमान डार्क नजर आता है, अपीयर्स डार्क, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है या ना के बराबर होता है, तो वहां लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है और स्कैटरिंग नहीं होगी तो डार्क नजर आएगा। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड हैव नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड हैव looked dark। The sky appears dark to passenger flying at very high altitude as scattering is not prominent at such height। वहां स्कैटरिंग क्योंकि पार्टिकल ना के बराबर होती है वहां स्कैटरिंग प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए स्काई डार्क नजर आता है। ब्लू कलर के नीचे है हम लोग, एक ही टाइम पर हम देख रहे हैं तो हमें स्काई ब्लू नजर आ रहा है, और हमारे ही ऊपर फ्लाइट से बंदा बहुत हाइट पे जो रहा है वो फ्लाइट से देख रहा है आसमान, उसको काला नजर आ रहा है, एक ही आसमान। तो क्या हो रहा है, हम जहां पर है उधर फाइन पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो ब्लू लाइट को स्कैटर करके हमारी आंखों तक भेज रहे हैं, तो हमें तो आसमान ब्लू नजर आएगा, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा हाइट पर है अपनी फ्लाइट में उधर पार्टिकल नहीं है एटमॉस्फेयर में, वो फाइन पार्टिकल जो स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसको आसमान डार्क नजर आएगा। व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड? डेंजर के खतरों के सिग्नल को रेड क्यों बनाया जाता है? उसका रीजन है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ये लीस्ट स्कैटर्ड होता है, कि स्कैटरिंग कम होगी इसलिए वो विजिबल अच्छा होता है। तो अगर डेंजर का सिग्नल रेड होगा तो अगर वो आसानी से दिखाई देता है तो फायदा है ना, उस डेंजर को अवॉइड किया जा सकता है, खतरे को अवॉइड किया जा सकता है। रेड लाइट पे रुकना जरूरी है क्योंकि अगर नहीं रुकेंगे तो खतरा है, इसलिए रुकने के लिए रेड लाइट लगाई जाती है। कभी कहीं जाने के लिए रेड नहीं है, रुकने के लिए रेड है, क्योंकि जाने में क्या है ना, अगर आप नहीं भी जाते हो, आपकी एक बार के लिए गाड़ी खराब हो गई, नहीं स्टार्ट हुई, तो पीछे वाला कोई आपको ठोकने वाला थोड़ी ना है, वो भी साइड से निकलेगा, ट्रैफिक रुक जाएगा, वो साइड से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको रुकना है और आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो उधर साइड से तो अपनी स्पीड से वो आ ही रहा होगा, क्योंकि उसके लिए तो ग्रीन है। आप रेड को क्रॉस कर रहे हो, उस साइड जो इधर से आ रहे हैं उनके लिए तो ग्रीन है,
तो वो तो आपको ठोक सकते हैं, इसलिए रेड को रुकने के लिए बनाया गया है, क्योंकि नहीं रुकोगे तो ठुकोगे। तो रेड कलर क्योंकि लीस्ट स्कैटर्ड होता है, इसलिए उसको रुकने के लिए यानी डेंजर सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज के समय और सनसेट के समय जो सन का कलर है वो रेडिश नजर आता है। उसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ एक्टिविटी। यहां पर ये बीकर है, बीकर के अंदर आपको सोडियम थायोसल्फेट डालना है, लगभग 200 ग्राम 2 लीटर पानी में, साफ पानी में डालना है, और लगभग इसमें 1 से 2 ml कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। उसके बाद इसमें क्या होगा ना, सल्फर के जो पार्टिकल बनना शुरू होंगे वो बहुत छोटे होंगे, पार्टिकल माइन्यूट पार्टिकल होंगे। इधर से टॉर्च से जो लाइट आएगी, व्हाइट लाइट, जब इस बीकर से पास होगी तो बीकर के अंदर जो माइन्यूट पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल जो है, वो ब्लू कलर को इधर, मतलब आप देखोगे ब्लू कलर नजर आएगा, पीछे जो बोर्ड के पीछे देखेगा बीकर को, उसको भी ब्लू नजर आएगा कलर, यानी ब्लू कलर की स्कैटरिंग होगी। और जो यहां पर आएगी, इस स्क्रीन पर लाइट आएगी, वो रेडिश हो जाएगी, येलो और ऑरेंज रेडिश हो जाएगी। इसका मतलब क्या, इसका लॉजिक क्या है कि जब लाइट इस बीकर से पास हो रही है तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसको तो ये इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो आगे इस बीकर को पार करते हुए भी इस स्क्रीन तक पहुंच रही है। यही लॉजिक है सूरज के सनराइज के समय रेड दिखने का और सनसेट के समय रेड दिखने का। आइए आगे बढ़ते हैं, उसी फिगर को डिस्कस करते हैं। यहां पर देखो सन है, यहां पर इट हैपन्स दैट कि यहां पर ये आपको इमेज ना दिखाई दे, अगर रिकॉर्डिंग में कई बार स्क्रीन ब्लर हो जाती है। तो सन जब सनराइज के टाइम पर होराइजन पर होता है तो उसे एटमॉस्फेयर की एक बड़ी दूरी को, सनलाइट को एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो जब सनलाइट एक थिक एटमॉस्फेयर से पास होती है तो उसमें एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल होंगे, फाइन पार्टिकल, वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को तो इधर उधर फैला देंगे, स्कैटर कर देंगे, और जो ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेगा वो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा यानी रेडिश। तो ये होराइजन के टाइम पर ऐसा होता है, होराइजन के टाइम पर उसे थिक लेयर से पास होना सनलाइट को, और जब सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है तो उस वक्त उसकी लाइट जो आती है होराइजन से ही आती है, यानी थिक लेयर से होकर आती है। और दिन के समय ऐसा नहीं है, जब सन ओवरहेड होता है तो ये एटमॉस्फेयर की लेयर पतली है, तो इस जो थिन लेयर से पास होता है तो वहां पर स्कैटरिंग कम होता है, सन अपीयर होगा व्हाइट। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर एक नए चैप्टर में।